नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज अपनी जो क्लास है वो रहने वाली है राजस्थान साहित्य विकास के बारे में। ठीक है, इस क्लास में अपन कक्षा 10 की बुक का जो है निचोड़ पढ़ रहे हैं और पूरे टॉपिक को अपन साथियों शानदार तरीके से कवर करेंगे। अगर कक्षा 10 की बुक से अगर साहित्य विकास को लेकर के कोई भी प्रश्न आता है तो यहाँ से 100% गारंटी है बाहर नहीं जाएगा। प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या सहित अपन विश्लेषण करेंगे। ये क्लास आपको डेली 4 बजे मिलती है शाम को, तो सभी जुड़ जाए। लगभग 80 प्रश्नों के बारे में अपन ने चर्चा करेंगे। कल अपन ने राजस्थानी भाषा और बोलियों के बारे में डिस्कस किया था ना। अब आप राजस्थान की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, PYQ टेस्ट सीरीज आपको जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि इसके बिना जो है आपका सिलेक्शन संभव नहीं है। और हमारा जो एप्लीकेशन है कुमावत जीएस, वहाँ पर आपको राजस्थान की क्लास संस्कृति हो या फिर राजस्थान का भूगोल हो साथियों, या फिर राजस्थान की राज व्यवस्था हो, है ना, तीनों के ही PYQ टेस्ट सीरीज आपको बिल्कुल निःशुल्क यानी कि एकदम फ्री आपको मिल रहे हैं। ठीक है, एक पैसा आपसे चार्ज नहीं लिया जा रहा है, तो इस टेस्ट सीरीज को आप लोग जरूर ज्वाइन करें। और यहीं से साथियों आपके 90% प्रश्न जो है हूबहू कवरेज हो जाते हैं एग्जाम के अंदर, है ना। तो फ्री में आपको मिल रहा है। इसके अंदर सभी टेस्ट निःशुल्क उपलब्ध हैं और प्रत्येक टेस्ट आपको टॉपिक वाइज दे रखा है ना। राजस्थान की राज व्यवस्था, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्री परिषद और उच्च न्यायालय जैसे कि जितने भी आपके आयोग हैं, टॉपिक वाइज आपको टेस्ट दे रखा है ना। और ये वर्ष 2018 से लेकर के 2025 तक के प्रश्नों को इसके अंदर कवर किया गया है। आप कुमावत जीएस ये वाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर के, ताकि आपको यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज मिल जाए, है ना। ये भूगोल की भी हैं, भूगोल में सबके अंदर जो है ये टेस्ट आपको बिल्कुल निःशुल्क दे रखे हैं। और यहाँ से 90% आपके प्रश्न हूबहू कवर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको 9th और 10th की बुक जो है मैं उसके प्रश्न आपको करवा ही रहा हूँ, तो आपका पूरा मैटर जो है यहाँ से हो जाएगा ना। और यहाँ पर आपको रिव्यू जरूर देना है जाकर के कंटेंट के बारे में। ठीक है, मेरी आवाज़ वगैरह आपके पास प्रॉपर आ रही होगी। ठीक है, राजस्थानी साहित्य की ऐतिहासिक परंपरा के काल विभाजन के अनुसार साथियों वीर गाथा काल की जो समयावधि है वो क्या मानी गई है। वीर गाथा काल, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि वीर गाथा काल जो है ये प्राचीन काल को कहा जाता है। प्राचीन काल का दूसरा नाम है वीर गाथा काल, तो ये आप लोगों को याद करना है ना, वीर गाथा काल। और इसकी जो समयावधि है वो क्या है, 1050 से लेकर के साथियों 1450 ईस्वी काल माना जाता है। ठीक है, फिर 1450 से लेकर के 1650 तक कौन सा काल आता है साथियों, भक्ति काल माना जाता है। और भक्ति काल को ही पूर्व मध्य काल कहा जाता है ना, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और वैसे ही 1650 से लेकर के 1850 का जो काल है वो माना जाता है उत्तर मध्यकाल। ध्यान रख लेना साथियों। और उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार, उत्तर मध्यकाल इसी का जो है दूसरा नाम है श्रृंगार रीति और नीति परक काल, इसको अपन कहते हैं। और 1850 से आगतन तक साथ ही इसको माना जाता है आधुनिक काल, इसको कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये यहाँ से डेफिनेट आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, इसकी व्याख्या क्या है कि प्राचीन काल को ही वीरगाथा काल कहा गया है, जिसकी समयावधि 1050 से लेकर के 1450 ईस्वी तक निर्धारित की गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक है ना, और सभी साथी जो है क्लास को लाइक कर दे जो देख रहे हैं। बिल्कुल, प्रियंका शर्मा, राज, राधे राधे, गुड इवनिंग। ठीक है, राजस्थानी साहित्य के प्रारंभिक लिखित साहित्य में किस विशेषता की प्रधानता रही जिसे साथियों लोक साहित्य भी कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वाणी निष्ठता की जो है इसमें विशेष प्रधानता रही है, जिस कारण इसको लोक साहित्य भी कहा गया है। ठीक है ना, चलिए, राजस्थानी साहित्य में लिखित साहित्य वाणी निष्ठता की बात करें तो ये विशेषता लिए हुए हैं और इसी विशेषता के कारण इसको लोक साहित्य भी कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि रणमल छंद नामक महत्वपूर्ण रचना साथियों किस कालखंड से संबंधित है और इसके रचयिता कौन है। लगा लो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि रणमल छंद नामक महत्वपूर्ण जो रचना है ये किस कालखंड से संबंधित है और इसके रचयिता कौन है, बताओ देखे इसका सही आंसर कौन देगा। तो ध्यान रख लेना साथियों, जो है ये वीर गाथा काल से संबंधित है और इसका जो है श्रीधर व्यास इसके रचयिता है। रणमल छंद के कौन है रचयिता, श्रीधर व्यास हैं। ठीक है ना, देखो रणमल छंद जो वीर गाथा काल है ये वैसे प्राचीन काल को कहते हैं अपन। ठीक है ना, और यह एक महत्वपूर्ण रचना है और इसके रचयिता कौन है साथियों, श्रीधर व्यास है ना। और वीर गाथा काल का जो समय वर्ष आपसे पूछे तो ध्यान रख लेना 1050 से लेकर के 1450 है। और वीरता प्रधान काव्य की प्रमुखता थी इस समय, इसी कारण यहाँ पर जो है जैन रचनाकारों की रचनाएं भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान रख लेना आप लोग।
अगला प्रश्न है कि राजस्थानी साहित्य के इतिहास में 1450 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक के कालखंड को प्रवृत्ति के आधार पर साथियों किस नाम से जाना जाता है, ये आप लोगों को बताना है। बताओ देखें, वीर गाथा काल, नीतिपरक काल, भक्ति काल या फिर आधुनिक काल। कब से कब तक साथियों? 1450 से लेकर के 1650 का जो ईस्वी काल है इसको अपन किस नाम से जानते हैं? तो इसको अपन साथियों भक्ति काल के नाम से जानते हैं और इसको अपन पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं इसको अपन? पूर्व मध्य काल। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना, कहा जाता है इसको। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है भाई। राजस्थानी साहित्य के काल विभाजन के अनुसार पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा गया है और इसकी जो समय सीमा है 1450 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी है ना। पूर्व मध्य काल, भक्ति काल, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ना भाई। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्या है। प्राचीन काल को वीर गाथा काल नाम दिए जाने का मुख्य कारण क्या था? बताओ देखें, क्या इसका जो है मुख्य कारण था? ये इसलिए दिया गया था क्योंकि वीरता प्रधान काव्य की इसके अंदर क्या है? प्रमुखता है। इसी कारण जो है साथियों प्राचीन काल को वीर गाथा काल नाम दिया गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, प्राचीन काल यानी कि 1050 से 1450 ईस्वी पर भारत वर्ष पर पश्चिम दिशा से लगातार आक्रमण हो रहे थे और इन्हीं परिस्थितियों में समाज में जो संघर्षों की भावना और वीर नायकों के आदर्शों को प्रस्तुत करने के लिए जो वीर रसात्मक काव्यों का सृजन किया गया था और इसी के अंदर साथियों याद कर लेना, वीर प्रधान काव्यों की इसी बहुलता और प्रमुखता के कारण इस काल को किस नाम से जाना गया था? वीर गाथा काल के नाम से जाना गया था, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। राजस्थानी साहित्य का वह प्रारंभिक रूप जो शिलालेखों, सिक्कों तथा मोहरों पर उत्कीर्ण मिलता है साथियों, उसे किस नाम से जाना जाता है? कई बार ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है और आप लोग देखिएगा कि अभी जो नए एग्जाम हुए हैं जैसे कि पटवार, वीडियो, 4th ग्रेड, लाइब्रेरियन और भी बहुत एग्जाम हुए हैं, उनके अंदर इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे वो भी आप इसके अंदर देख लेना, आपको मिल जाएंगे ना। बताओ देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसको अपन जानते हैं साथियों अभिलेख साहित्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। राजस्थानी साहित्य का प्रारंभिक रूप हमें साथियों अभिलेखीय सामग्री के तौर पर मिलता है। इसमें एक तो शिलालेख होगा, अभिलेख, सिक्के और मोहरों पर जो साहित्य उत्कीर्ण होते हैं उसी को अपन अभिलेखीय साहित्य कहा जाता है, ठीक है। ठीक है, चलो। राजस्थानी साहित्य के कालक्रम में साथियों उत्तर मध्य काल की समयावधि और प्रवृत्ति क्या है? उत्तर मध्य काल, बताओ देखे, उत्तर मध्य काल को अपन किस नाम से जानते हैं? श्रृंगार, रीति और नीति परक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। जबकि भक्ति काल यानी कि पूर्व मध्य काल को अपन भक्ति काल को किस नाम से जानते हैं? पूर्व मध्य काल के नाम से इसको अपन जानते हैं। ये आप लोगों को याद कर लेना है और पूर्व मध्य काल को ही भक्ति काल कहते हैं। इनका समय है 1450 से लेकर के 1650 ईस्वी। और वीर गाथा काल को किस नाम से जानते हैं साथियों अपन? तो प्राचीन काल के नाम से इसको जानते हैं और प्राचीन काल को ही अपन कहते हैं वीर गाथा काल, है ना। और इसका समय क्या है? 1050 से लेकर के 1450 ईस्वी है, ठीक है। और विविध देखो 1850 से अद्यतन की बात करें तो इसको अपन जानते हैं साथियों आधुनिक काल के नाम से इसको अपन जानते हैं। तो ये आप लोगों को याद कर लेना है, ठीक है ना। अब मैं एक प्रश्न को आपको 3-3, 4-4 बार रिपीट करवा दूंगा ताकि आपको क्लास में याद हो जाए, है ना। उत्तर मध्यकाल का समय 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना गया है और प्रवृत्ति के आधार पर साथियों इस काल को श्रृंगार, रीति एवं नीति परक काल कहा जाता है ना, ये ध्यान रख लेना। और इसके बाद जो है 1850 से अब तक को किस नाम से जानते हैं? आधुनिक काल कहा जाता है, जो विविध विषयों और विधाओं से युक्त है। देखो पूर्व मध्य काल यानी कि भक्ति काल के उदय के पीछे तत्कालीन समाज की कौन सी प्रमुख परिस्थिति क्या थी साथियों, जिम्मेदार थी? बताओ देखें इसका सही आंसर कौन देगा, बताओ। तो ध्यान रख लेना, संघर्ष से मुक्ति तथा विभेदों को मिटाने की चाह साथियों, ये ध्यान रखना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि पूर्व मध्य काल में लंबे समय तक चले युद्धों ने धर्म और संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया था और साम्राज्य विस्तार के साथ धर्म प्रचार की प्रवृत्ति भी यहाँ पर दिखाई दी थी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलो, राजस्थानी साहित्य के पूर्व मध्य काल को साथियों अन्य किस नाम से जाना जाता है और इसकी समयावधि क्या है? पूर्व मध्य काल को अन्य किस नाम से जानते हैं? अभी अपन ने देखा था साथियों, इसको जानते हैं अपन भक्ति काल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको कितनी बार अपन ने पढ़ लिया आपको याद हो गया होगा। भक्ति काल जिसको अपन 1450 से लेकर के 1650 तक का समय मानते हैं। आधुनिक काल 1850 से अब तक का समय है और रीति काल
श्रृंगार, नीति और रीति पर काल है 1650 से 1850। इसको अपन कहते हैं साथियों उत्तर पूर्वी मध्यकाल, है ना, सॉरी उत्तर मध्यकाल इसको कहते हैं, उत्तर मध्यकाल कहते हैं, ठीक है। और इसको कहते हैं अपन पूर्वी मध्यकाल, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और वीर गाथा काल 1050 से 1450 इसको कहते हैं प्राचीन काल, ठीक है। तो ये आपका रिपीट हो जाएगा। चलो वैसे अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है व्याख्या को। चलो, राजस्थानी भक्ति साहित्य में निर्गुण संप्रदायों के द्वारा समाज सुधार हेतु मुख्य रूप से किस विचारधारा का प्रचार किया गया है? बताओ देखें। तो देखो इसके अंदर जो है साथियों नाम स्मरण, गुरु की महानता और साथियों जाति भेदभाव का विरोध इसके अंदर किया गया है। ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि भक्ति काल के दौरान विभिन्न निर्गुण संप्रदायों जैसे कि राम स्नेही, ये निर्गुण संप्रदाय है, राम स्नेही हो गया, दादू पंथ हो गया, नाथ पंथ हो गया साथियों, अलखिया, विष्णोई और जसनाती संप्रदाय ने समाज में जो है गहरी पैठ बनाई है। और इन संप्रदायों ने नाम स्मरण के महत्व, निर्गुण उपासना और गुरु की जो महत्ता है इस पर इन्होंने बल दिया है। और साथ ही इन्होंने जाति व्यवस्था में भेदभाव को मिटाते हुए जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, इस सिद्धांत का इन्होंने प्रचार दिया है। तो ये भी आप लोगों को याद करना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। देखो निम्न में से कौन सी रचना साथियों सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत भक्त शिरोमणि मीराबाई के द्वारा रचित मानी जाती है? इसका आंसर कौन देगा? तो ध्यान में रखना मीराबाई के पद है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसमें, तो ठीक है। यानी कि सगुण भक्ति कवियों ने अपने आराध्य देवों की वंदना और महिमा गान अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। और इसमें भक्त शिरोमणि मीराबाई के पद क्या है साथियों? प्रमुख है, ठीक है ना। जबकि अन्य विकल्पों की अगर बात करें साथियों तो वेली किशन रुक्मणी री, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और राम रासो की बात करें तो ये माधोदास ददवाड़िया की लिखी हुई है, राम रासो है ना, माधोदास ददवाड़िया की। और हरि रस की बात करते हैं तो ये ईसरदास जी की रचनाएं हैं, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, उक्त उक्ति का जो संबंध है राजस्थानी साहित्य के किस कालखंड और विचारधारा से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रख लेना है कि ये किस कालखंड और विचारधारा से संबंधित है। बताओ देखिए इसका सही आंसर कौन देगा? तो ध्यान रख लेना साथियों किससे संबंधित है? भक्ति काल से संबंधित है। और सामाजिक समरसता, ये ध्यान रख लेना, इस विचारधारा से इसको प्रकट किया गया था, ये इसका सिद्धांत है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। यानी कि ये भक्ति काल पूर्व मध्यकाल की विचारधारा को दर्शाते हैं। और इसका जो समय था साथियों पूर्व मध्यकाल का, वो था 1450 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी तक माना जाता है, ठीक है। इसके बाद फिर उत्तर मध्यकाल आ गया था। इस काल में संतों ने संघर्ष और विभेदों से ग्रस्त समाज में समरसता लाने का इन्होंने प्रयास किया था। और उन्होंने जाति पाति के भेदों को नकारते हुए साथ ही ईश्वर भक्ति के माध्यम से समानता का संदेश दिया और सद समाज की कल्पना को मूर्त रूप इन्होंने देने का प्रयास भी किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, राजस्थानी साहित्य में वेली किशन रुक्मणी री किसकी प्रसिद्ध रचना है? वेली किशन रुक्मणी री जो है ये किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो ये अपन पढ़ चुके हैं साथियों, याद कर लेना। ये साथियों पृथ्वीराज राठौड़ की जो है ये रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, वेली किशन रुक्मणी री, ध्यान रखना पृथ्वीराज राठौड़ की जो है ये इसके रचयिता हैं। और ये सगुण भक्ति परंपरा की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं कि इसका संबंध किससे है? तो ध्यान रख लेना इसका जो संबंध है वो सगुण भक्ति परंपरा से है, ठीक है ना। वेली किशन रुक्मणी री का जो है संबंध है सगुण भक्ति परंपरा से है। तो ये प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखो, नागदमन जो है नामक रचना के रचयिता कौन है? नागदमन के जो है रचयिता कौन है साथियों, ये भी आपको बताना है। नागदमन के रचयिता कौन है? तो सयाजी झूला इसके रचयिता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, नागदमन, ठीक है। चलिए, नागदमन के रचयिता है सयाजी झूला की ये प्रसिद्ध रचना है। और भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा एक महत्वपूर्ण कृति है, ये ध्यान रख लेना है। और इसी काल में ईसरदास जी ने साथियों हरि रस और देवयान जैसी रचनाएं भी लिखी थी। ईसरदास जी की अगर बात करें, ईसरदास जी की जो रचनाएं थी वो कौन कौन सी थी? एक तो थी साथियों हरि रस थी, और इसी के साथ दूसरी जो रचना थी साथियों वो थी देवयान। कौन सी थी वो? देवयान थी। इन दोनों रचनाओं को ईसरदास जी ने
रची थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। जबकि सयाजी झूला की रचना है नाग दमन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखो, भक्ति काल में जन सामान्य के भक्ति की ओर साथियों प्रवृत्त होने का जो प्रमुख ऐतिहासिक कारण था वो क्या था, ये ध्यान रखना है। लंबे संघर्षों से मुक्ति और सामाजिक विभेदों को मिटाने की चाह के कारण जो है ये ऐतिहासिक कारण था, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद देखो, निम्न में से कौन सा संप्रदाय राजस्थान में भक्ति काल के दौरान अपनी लोक गहरी पेट बनाने वाले प्रमुख संप्रदाय में शामिल नहीं है। तो वो कौन सा है, तो रामस्नेही संप्रदाय था साथियों, दादू पंथ था और विश्नोई संप्रदाय था। लेकिन इसके अंदर साथियों वल्लभ संप्रदाय नहीं था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। रामस्नेही, दादू पंथ, नाथ पंथ, अलखिया संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय और जसनादी संप्रदाय प्रमुख हैं, ठीक है। अगला देखो, माधोदास ददवाड़िया की प्रसिद्ध रचना का क्या नाम है, बताओ देखें। माधोदास ददवाड़िया, इसकी जो प्रसिद्ध रचना देखो, हरिरस और देवियाण, ये यहाँ पर देवियाण है, ये तो किसकी है साथियों, ईसरदास जी की है, ये तो ईसरदास जी के हैं, ठीक है ना। और नाग दमन किसकी है साथियों, सयाजी झूला की है, ठीक है ना। नाग दमन किसकी है, सयाजी झूला, ये ध्यान रख लेना है आपको, सयाजी झूला की है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी माधोदास ददवाड़िया की है राम रासो, है ना। माधोदास ददवाड़िया की प्रसिद्ध रचना कौन सी है, राम रासो है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला कौन सा है। माधोदास ददवाड़िया की प्रसिद्ध रचना तो राम रासो है, ठीक है। और यह भक्ति काल के सगुण भक्ति परंपरा के अंतर्गत आते हैं। जबकि हरिदास जी हरिरस जो है ईसरदास जी के हैं, और देवयान किसकी हैं, ये भी ईसरदास जी के हैं, और नागदमन ये सयाजी झूला की रचनाएं हैं, ठीक है। तो दोनों आपको याद रखनी है। इसके बाद देखो, ईसरदास जी के द्वारा रचित प्रमुख रचनाओं का सही युग्म कौन सा है। ईसरदास जी ने कौन कौन सी हरिरस और देवयान रची थी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है ना, हरिरस और देवयान। क्लियर है, चलो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी साहित्य के उत्तर मध्य काल की समयावधि क्या है, इसे किस नाम से जाना जाता है। उत्तर मध्य काल, और उत्तर मध्य काल को अपन किस नाम से जानते हैं साथियों, श्रृंगार, रीति और नीति पर काल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होएगा। समय इसका 1650 से 1850, और भक्ति काल का समय था 1450 से 1650 ईस्वी, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 1050 से 1450 वीर गाथा काल, जिसे अपन प्राचीन काल कहते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। चलिए, उत्तर मध्यकाल की समय अवधि क्या है भाई, 1650 से 1850 मानी गई है। इसे अपन श्रृंगार, रीति एवं नीति पर काल के नाम से जानते हैं। और राजनीतिक, यह काल राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति का काल था, और जिसमें साहित्य और कला के जो विविध आयामों का इसके अंदर विकास भी हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, काव्य शास्त्र से संबंधित प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो रघुनाथ रूपक के रचयिता कौन है। काव्य शास्त्र से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ रघुनाथ रूपक के रचयिता कौन है। तो रघुनाथ रूपक के रचयिता कौन है साथियों, कवि मंछाराम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि उत्तर मध्य काल में काव्य शास्त्र से संबंधित कई रचनाएं लिखी गई थी, जिनमें कवि मंछाराम के द्वारा रचित रघुनाथ जो रूपक एक प्रमुख ग्रंथ है, ठीक है ना। और ये कब रचा गया था, तो ये उत्तर मध्य काल में रचा गया था, जिसका समय क्या माना जाता है साथियों, 1450 से लेकर के 1650 से लेकर के 1850 जो है वो माना जाता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो भाई अगला देखो, राजस्थानी साहित्य में साथियों आधुनिक काल का प्रारंभ किस ऐतिहासिक घटना के पश्चात माना जाता है। वैसे तो इसका जो है प्रारंभ ध्यान ये 1850 से आज तक है, लेकिन साथियों सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद जो है इसका प्रारंभ माना जाता है, ये ध्यान रखिएगा ना। राजस्थानी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात माना जाता है। और इस घटना के बाद समाज में एक नवीन चेतना का भी क्या हुआ था साथियों, संचार हुआ था, और जिसका व्यापक असर किस पर पड़ा था, साहित्य पर भी पड़ा, और साहित्य के अंदर आधुनिक जो चेतना है इसका भी समावेश हुआ था। तो ये बात आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए, राजस्थानी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना का जो शंखनाद करने का श्रेय किन कवियों को जाता है। राष्ट्रीय, तो ध्यान रख लेना, राष्ट्रीय चेतना का जो शंखनाद करने का श्रेय राजस्थानी साहित्य के अंदर दो कवि हैं उनको जाता है, और दोनों कवि ध्यान रखना, एक तो मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास है, ठीक है,
और दूसरे बूंदी के कौन है, सूर्यमल मिश्रण है। इन दोनों को ही जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो राजयारा सोरठा और चक्रियारा सोरठा और साथियों भेरियारा सोरठा किस प्रकार की रचनाएं हैं। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रजियारा सोरठा, चक्रियारा सोरठा और साथियों भेरियारा सोरठा ये किस प्रकार की रचनाएं हैं, तो ध्यान रख लेना। ये संबोधन प्रक नीति काव्य है ना, संबोधन प्रक नीति काव्य है, इनको आपको याद रखना है। ये सभी रचनाएं संबोधन परक नीति कारकों या फिर नीति काव्यों के अंतर्गत आती हैं और ये उत्तर मध्यकाल यानी कि 1650 से 1850 ईस्वी में नीति से संबंधित रचनाएं प्रमुखता से लिखी गई थी। और इसमें साथियों कृपाराम खेड़िया का रजियारा सोरठा विशेष रूप से प्रसिद्ध है और अन्य रचनाएं चक्रियारा सोरठा, बेरियारा सोरठा और मोतियारा सोरठा भी इसी श्रेणी की प्रमुख करती हैं। तो राजियारा सोरठा किसके द्वारा लिखा गया था, कृपाराम खड़िया की है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलो आगे देखो नेक्स्ट। उत्तर मध्य काल में साहित्य सृजन के लिए साथियों अनुकूल वातावरण का प्रमुख कारण क्या था, बताओ देखें। तो राजनीतिक दृष्टि से अपेक्षाकृत शांति और शासकों के द्वारा संरक्षण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा इसका। तो इसके बाद देखो राजस्थानी साहित्य में आधुनिक काल 1850 से अद्यतन की जो मुख्य विशेषता क्या है, विविध विषयों और विधाओं से युक्त साहित्य है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संबोधन परक नीति काव्य नहीं है। रजियारा सोरठा है, बिल्कुल ठीक है। बेरियारा सोरठा है, मोतियारा सोरठा है, रघुनाथ रूपक नहीं है, ये ध्यान रख लेना है। और रघुनाथ रूपक साथियों ये किसकी कृति है, ये भी आपको बताना है। ठीक है ना, तो ये कवि मंछाराम की कृति है रघुनाथ रूपक, ये ध्यान रख लेना है। ये एक काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। ठीक है, जबकि रजियारा सोरठा, भेरियारा सोरठा और मोतियारा सोरठा संबोधन परक नीति काव्य है और रघुनाथ रूपक जो है नीति काव्य का श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थानी साहित्य की जो वचनिका शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताओ। वचनिका की बात हो रही है यहाँ पर, तो वचनिका के लिए आपको बताना है। तो यह एक तुकांत गद्य पद्य रचना है साथियों, है ना, जिसमें अंत्यानुप्रास मिलता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वचनिका संस्कृत के वचन शब्द से बना है। ठीक है ना, और यह एक काव्य विधा है। तो ये किस प्रकार की विधा है, ये काव्य विधा है वचनिका। यह एक तुकांत गद्य पद्य मिश्रित रचना होती है जिसमें साथियों अंत्यानुप्रास मिलता है, यद्यपि इसके कुछ अपवाद भी मिलते हैं। और वचनिका राजस्थानी भाषा में लिखी जाती है। तो ये भी आप लोगों को याद करना है कि वचनिका किस में लिखी जाती है साथियों, तो यह राजस्थानी भाषा के अंदर लिखी जाती हैं। एग्जाम में इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, जबकि अगर अपन बात करें साथियों दवावेत, तो दवावेत में उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग अधिक होता है ना, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, अचलदास खींचीरी वचनिका के रचयिता कौन है। अचलदास खींचीरी वचनिका जो है इसके रचयिता कौन है, बताओ देखिए कौन बताएगा। तो इसके जो रचयिता हैं वो है साथियों आपके शिवदास गार्डन। ठीक है, कौन है वो, शिवदास गार्डन इसके रचयिता है, ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो अगला देखो। राजस्थानी भाषा की दो अत्यंत प्रसिद्ध वचनिकाओं में एक अचलदास खींचरी वचनिका है और जिसके रचयिता कौन है, शिवदास गार्डन है। ठीक है ना, और दूसरी प्रमुख जो वचनिका है राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका है, जिसके रचयिता कौन है साथियों, खिड़िया जग्गा है ना। राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका, इसके जो रचयिता है वो खिड़िया जग्गा है। ये भी आप लोगों को याद करना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखो, दयालदास ख्यात में मुख्य रूप से किस रियासत के इतिहास का वर्णन मिलता है, किस रियासत की जो है इतिहास का वर्णन मिलता है दयालदास ख्यात, बताओ। तो इसके अंदर बीकानेर रियासत का जो है वर्णन मिलता है और ये प्रश्न ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, दयालदास ख्यात में बीकानेर रियासत का क्या मिलता है, इतिहास मिलता है और इसमें बीकानेर के संस्थापक राव भिकाजी से लेकर के महाराणा अनूप सिंह तक का जो है विस्तृत ऐतिहासिक विवरण मिलता है ना। किसके अंदर, दयालदास ख्यात में, किसके द्वारा लिखी गई थी ये बताओ। और इसके अंदर बीकानेर के संस्थापक
कौन थे? राव भिकाजी थे। और इनसे लेकर के साथियों महाराजा अनूप सिंह तक का जो है विस्तृत ऐतिहासिक विवरण मिलता है, ठीक है ना। और ख्यात साहित्य देशी राज्यों के द्वारा अपनी उपलब्धियों और इतिहास लिखवाने की परंपरा का परिणाम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो, राजस्थानी साहित्य की जो है दवावेद शैली की मुख्य विशेषता क्या है जो इसे वचनिका से अलग करती है? बताओ। राजस्थानी साहित्य की दवावेद शैली की जो मुख्य विशेषता क्या है जो इसे वचनिका से अलग करती है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि अंतर क्या है, ठीक है ना। चलो बताओ, देखें। देखो, वचनिका की अगर बात करें तो साथियों वचनिका जो लिखी जाती है वो राजस्थानी भाषा के अंदर लिखी जाती है ना, राजस्थानी भाषा के अंदर ये लिखी जाती है, तो ये थोड़ा सा आपको याद करना है। जबकि दवावेद की अगर बात करें साथियों अपन, अगर दवावेद की बात करें तो दवावेद में ध्यान रख लेना साथियों, उर्दू और फारसी जो शब्द हैं इनका प्रयोग अधिक होता है ना, उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। ये दो डिफरेंस हैं जिस कारण से ये दवावेद को क्या करती है, वचनिका से अलग करती है ना। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, इसमें उर्दू और फारसी शब्दों का अधिक प्रयोग होता है जबकि वचनिका राजस्थानी भाषा के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। देखो, दवावेद कलात्मक गद्य का एक रूप है जो वचनिका काव्य रूप की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो मुख्य अंतर भाषा का है ना, वचनिका राजस्थानी भाषा में लिखी होती है, वही दवावेद उर्दू और फारसी शब्दों से युक्त होती है। और इसमें कथानायक का जो गुणगान, राज्य वैभव, युद्ध, आखेट आदि का जो वर्णन तुकांत और प्रवाहयुक्त शैली के अंदर होता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना दवावेद शैली का उदाहरण नहीं है? देखो, जिसके पीछे दवावेद है वो सब दवावेद का उदाहरण है, ठीक है, जबकि जिसके पीछे वचनिका है वो इसकी नहीं है। जबकि राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका ये किसकी है? तो ये खिड़िया जग्गा की है, खिड़िया जग्गा की है ना भाई। और इसका सही आंसर भी ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री जो वचनिका है इस शैली की रचना है, और जिसके रचयिता कौन है साथियों? खिड़िया जग्गा है ना। और अन्य तीन विकल्पों की बात करें तो अकमाल देवड़ा री दवावेत, महाराणा जवान सिंह री दवावेत और राजा जयसिंह री दवावेत, ये दवावेत शैली के प्रमुख ग्रंथ हैं। चलिए, ख्यात साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या था? ख्यात की बात करें तो ख्यात जो साहित्य है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या था? बताओ देखिए। तो देसी राज्यों के राजाओं, यानी कि जो देसी राज्य थे इनके राजाओं का सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों का वर्णन जो है संचित करना ही क्या कहलाता है साथियों? ख्यात कहलाता है। और ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो, ख्यात साहित्य का जो मुख्य उद्देश्य है साथियों ये इतिहास लेखन था। और देसी राज्यों के राजा अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में जो अपना इतिहास लिखवाकर संचित करते थे, और यही संचित इतिहास क्या कहलाता था साथियों? ख्यात कहलाता था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। और मोनोत नयनसिरी ख्यात इस परंपरा की एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण रचना भी है, इसलिए ध्यान रखना है। ख्यात अगर प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें जो देशी राज्यों के राजा अपने सम्मान, सफलता और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में इतिहास लिखवा करके संचित करते हैं, और इस संचित इतिहास को ही किस नाम से जानते हैं? अपन ख्यात के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्लास अगर अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी तीनों सब्जेक्ट की अगर आप फ्री टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं PYQ, तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको फ्री टेस्ट में जाना है, उसके बाद तीनों टेस्ट आपको फ्री टेस्ट में मिल जाएंगे, एक पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। सारे टेस्ट आपको टॉपिक वाइज दे रखे हैं, ठीक है। देखो, खिड़िया जग्गा के द्वारा रचित प्रसिद्ध वचनिका का नाम क्या है? चलो बताओ। खिड़िया जग्गा के द्वारा तो राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका है, ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा, ऑप्शन बी, ठीक है ना। देखो, खिड़िया जग्गा ने राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री वचनिका की रचना की है, और यह राजस्थानी भाषा की अत्यंत प्रसिद्ध वचनिकाओं में से एक है। और अचलदास खींचीरी जो वचनिका है ये शिवदास गार्डन की कृति है। अचलदास खींचीरी जो वचनिका है ये किसकी है? तो ये शिवदास गार्डन की रचना है। मोणोत नैणसिरी ख्यात का संबंध साहित्य की किस विधा से है? मोणोत नैणसिरी ख्यात, तो ये ख्यात से ही है इसका, तो ठीक है। और मोणोत नैणसिरी ख्यात ये किसने लिखी थी? तो ये मोणोत नैणसी नहीं लिखी है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगला देखो, राजस्थानी साहित्य की बात यानी कि बात विधा के संदर्भ में हुंकारा से क्या तात्पर्य है? और ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ये एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है, इसलिए इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा आपको। देखो, श्रोता द्वारा बीच बीच में जो है हास जैसे शब्दों का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? हुंकारा कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। देखो बात कहने और सुनने की एक विशेष विधा है, और इसमें कथा कहने वाला जब कथा कहता है तो सुनने वाला जो श्रोता होता है साथ ही वो बीच बीच में हाँ जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, जिससे कथाकार को यह पता चलता रहे कि श्रोता जो है सुनने के अंदर क्या कर रहा है, रुचि ले रहा है ना। अभी जैसे अपन किसी को अपनी कोई बायोग्राफी बताते हैं, अपनी कोई स्टोरी बताते हैं, या फिर अपने साथ कोई भी घटना घट जाती है तो उसको अपन किसी को सुनाते हैं, तो वो फिर अपनी बात पे हाँ जैसे शब्द का प्रयोग करता है, तो उससे अपने को लगता है कि ये सुनने में रुचि ले रहा है ना। अगर नहीं करता है तो फिर अपने को लगता है कि ये इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ये इग्नोर कर रहा है। तो उस बात से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसे ही क्या कहते हैं, हुंकारा कहते हैं, ठीक है। राजस्थानी काव्य के मात्रिक छंद यानी कि झमाल की जो मुख्य विशेषता क्या है, ये भी आपको बतानी है, ठीक है। देखो इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले पूरा दोहा होता है, फिर पांचवें चरण के अंदर दोहे के जो अंतिम चरण होता है उसको दोबारा से दोहराया जाता है, और वही क्या कहलाता है, मात्रिक छंद यानी कि झमाल कहलाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है इस जमाल राजस्थानी काव्य का एक मात्रिक छंद है, ठीक है। इसकी परिभाषा के अनुसार अगर देखें तो इसमें पहले पूरा दोहा लिखा जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि पांचवें चरण के रूप में दोहे के जो अंतिम चरण है उसको पुनः दोहराया जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से राव इंद्र सिंह की जो जमाल है इस विधा की एक प्रसिद्ध रचना है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए झूलना की बात करें तो झूलना राजस्थानी काव्य का कैसा छंद है और इसे अंत में क्या होता है। झूलना की बात करते हैं अपन, ठीक है। बताओ देखें, ये एक मात्रिक छंद है और अंत में इसके क्या है, जगण है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। झूलना राजस्थानी काव्य एक मात्रिक छंद है, अपन पढ़ चुके हैं इसको। इसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण होता है, ये भी आपको याद करना है, ठीक है ना। और इस छंद का प्रयोग अमर सिंह राठौड़ राजझूलना और राजा गज सिंह राजझूलना आदि रचनाओं के अंदर हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है, देखो संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में जिस पदबद्ध रचना में मिलता है उसे क्या कहते हैं, तो उससे अपन कहते हैं पर्ची कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं साथियों, उसको अपन पर्ची कहते हैं। और ये 100% महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। देखो राजस्थानी साहित्य में संत महात्माओं का जो जीवन परिचय देने वाली पदबद्ध रचना होती है उसको अपन कहते हैं पर्ची कहते हैं ना। उदाहरण के लिए संत नामदेव री पर्ची, कबीर री पर्ची और संत रैदास री पर्ची और मीराबाई री पर्ची आदि प्रमुख पर्ची साहित्य हैं, ये आप लोगों को याद करना है, ठीक है। चलिए देखो भाई, किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष घटना पर जो है प्रकाश डालने वाली कृतियों को राजस्थानी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है। किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटना विशेष पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को राजस्थानी साहित्य में किस नाम से जाना जाता है, बताओ। तो इसको जानते हैं प्रकाश के नाम से, है ना, प्रकाश, ये ध्यान रखना है। देखो किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या किसी विशेष घटना पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश कहा जाता है। और देखो किशोरदास का राज प्रकाश है, आसिया मान सिंह का महायश प्रकाश है, और कविया करणीदान का सूरज प्रकाश इसके अंदर शामिल है। तो ये तीनों प्रकाश आपको याद करना है, ठीक है। चलिए देखो भाई, मर्स्या काव्य की जो रचना है वो किस विशेष अवसर पर की जाती थी। मर्स्या काव्य की जो रचना है वो किसी विशेष अवसर पर की जाती थी। और ये भी एक साथियों 100% महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजा या किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु के बाद शोक व्यक्त करने के लिए साथियों मत्स्य काव्य की रचना की जाती थी, यानी कि ऑप्शन सी इसके अंदर जो है करेक्ट आंसर आपके हो जाएगा, ठीक है। चलो मर्स्या शब्द की बात करें तो ये मर्सिया यानी कि शोक गीत से संबंधित है, और राजस्थानी साहित्य में राजा या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु के उपरांत शोक व्यक्त करने के लिए मर्स्या काव्य की रचना की जाती थी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। और ध्यान रख लेना साथ ही इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों और महान कार्यों का जो है वर्णन भी किया जाता था। और राणे जगपत्रा जो मर्स्या है वो इसका एक उदाहरण है, ये भी आपको याद करना है, ठीक है। देखो निम्नलिखित में से कौन सी रचना पर्ची साहित्य का उदाहरण नहीं है। देखो संत दादूरी पर्ची और संत पीपारी पर्ची या संत मीराबाईरी पर्ची। बताओ देखिए पाबूरी पर्ची इसका जो है उदाहरण नहीं है। तो पाबूरी वात जो है इसका उदाहरण नहीं है, बाकी जिसके पीछे पर्चियां हैं वो इसका सेम उदाहरण है, ठीक है। देखो सूरज प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है। सूरज प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है।
सूरज प्रकाश, ये किसके द्वारा रचिया गया था? तो ध्यान रख लेना, कविया करणीदान के द्वारा ये रचित है, यह भी आपको याद करना है। ठीक है, देखो किशोरदास ने राजप्रकाश को रचा था। किशोरदास, किशोरदास ने किसको रचा था साथियों? किशोरदास, तो इसके द्वारा रचित जो है ग्रंथ कौन सा है? वो है राजप्रकाश, किशोरदास राजप्रकाश। ठीक है, इसके बाद अपन देखें आसिया मानसिंह की बात करें। आसिया मानसिंह, तो इसका महायश प्रकाश है, महायश प्रकाश, तो ये बात भी आपको याद करना है। ठीक है ना, आसिया मानसिंह महायश प्रकाश है, किशोरदास राजप्रकाश है, और कविया करणीदान सूरज प्रकाश है, तीनों याद रखना है। ठीक है, चलो, राव इंदर सिंह जमाल किस काव्य विधा का प्रसिद्ध उदाहरण है? राव इंदर सिंह जमाल किस काव्य विधा का उदाहरण है? ये जमाल का ही उदाहरण होगा। ठीक है, और जमाल एक काव्य विधा का उदाहरण है साथियों, इसको कई बार पढ़ लिए हैं। जमाल एक मात्रिक छंद होता है जिसमें दोहे के अंतिम चरण को पांचवें चरण के रूप में दोहराया जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में पूछा जाने लायक प्रश्न है साथियों। ठीक है, यानी कि राणे जगपतरा मर्स्या नामक रचना किस मेवाड़ की जो मेवाड़ महाराणा की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखी गई थी? 100% महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाएगा, रट लेना इसको, महाराणा जगत सिंह याद कर लेना आप लोग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, राणे जगपतरा मर्स्या रचना मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखी गई थी, और इसके अंदर साथियों उनके गुणों और कार्यों का वर्णन किया गया है, ये ध्यान रखना है। राजस्थानी वाद साहित्य किन रूपों में मिलता है? राजस्थानी जो वाद साहित्य है साथियों, ये किन रूपों के अंदर मिलता है? बताओ देखें। वाद साहित्य आप सभी को पता होना चाहिए, ये ध्यान रख लेना साथियों, एक तो गद्यमय में मिलता है, पदमय में भी मिलता है, गद्यमय तथा पदमय तीनों ही रूपों के अंदर ये मिलता है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, महायश प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? महायश प्रकाश की बात करें तो इसकी रचना किसने की? तो महायश प्रकाश की आसिया मानसिंह ने करी थी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। महायश प्रकाश की जो महायश प्रकाश ग्रंथ की रचना किसने करी है? आसिया मानसिंह ने करी है, और यह प्रकाश साहित्य की श्रेणी में आता है जिसमें किसी व्यक्ति या वंश की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। देखो, मारवाड़ प्रगनारी विगत नामक ग्रंथ, जिसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है, में किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध है? मारवाड़ प्रगनारी विगत, बताओ, जिसे राजस्थान का गजेटियर भी कहते हैं, और इसमें किस प्रकार की जानकारी उपलब्ध है? और हो सकता है कि साथियों ये एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि 100% महत्वपूर्ण है। इसके अंदर प्रगने की आबादी, रेख, भूमि किस्म, फसलों का हाल और साथियों सिंचाई की जो साधन है उनकी जानकारियां दी गई हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, मारवाड़ा प्रगनारी विगत जो है ये मूणोत नैणसी के द्वारा रचित एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। विगत से किसी विषय का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है ना, ये ध्यान रख लेना। जो मारवाड़ प्रगनारी विगत है, इससे ध्यान रख लेना साथियों, आपको एक विस्तृत विवरण प्राप्त होता है ना। और इस ग्रंथ में प्रत्येक प्रगने की आबादी, रेख, भूमि की किस्म और फसलों की स्थिति और सिंचाई के साधनों आदि की विस्तृत और आर्थिक साथियों भौगोलिक जानकारियां भी इसके अंदर दी गई हैं। सिंचाई के साधन, इसके अलावा भी साथियों विस्तृत आर्थिक और भौगोलिक जो जानकारियां भी हैं वो इसके अंदर दी गई हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। देखो, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार रासो साहित्य की मुख्य विशेषता क्या है? 100% रामबाण प्रश्न है साथियों। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जो रासो साहित्य है साथियों, इसकी जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? रासो की अगर बात करें साथियों, तो रासो के अंदर याद कर लेना आप लोग, इसमें किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध और वीरता का क्या है? विस्तृत वर्णन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रासो के अंदर क्या होता है? यानी कि इसमें जो कोई भी राजा होता है उसके कीर्ति का, विजय का और युद्ध और वीरता का विस्तृत वर्णन होता है, उससे अपन किस नाम से जानते हैं? रासो के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए, मोतीलाल मेनारे के अनुसार जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध और वीरता आदि का वर्णन होता है उसे अपन रासो कहते हैं। पृथ्वीराज रासो की बात करें, बिसल देव रासो की बात करें, तो ये इनके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, देखो, वेली साहित्य किस विशेष छंद में लिखा जाता है और इसकी विषय वस्तु क्या होती है? वेली जो साहित्य होता है ये किस विशेष छंद में लिखा जाता है और इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या होती है?
कौन देगा इसका सही आंसर? बताओ देंगे। तो वेलियों छंद में, धार्मिक और ऐतिहासिक विषय, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। वेली जो ग्रंथ हैं विशेष रूप से वेलियो छंद में लिखे जाते हैं और इनके जो विषय विविध रहे जो मुख्य रूप से धार्मिक और ऐतिहासिक होते हैं, यानी कि वेली किशन रुक्मणी इस परंपरा के क्या है, सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। देखो साखी शब्द किस मूल शब्द से बना है और इन रचनाओं में मुख्य रूप से किस छंद का प्रयोग होता है। साखी शब्द जो है वो किस मूल शब्द से बना है, पहले तो ये बताना है, और फिर इन रचनाओं में मुख्य रूप से किस छंद का प्रयोग होता है ये भी आपको बताना है, ठीक है। तो साकी शब्द जो है ये साक्षी मूल शब्द से बना है और सोरठा छंद का इसके अंदर प्रयोग होता है, ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलो देखो श्लोका साहित्य की जो रचना मुख्य रूप से किनके द्वारा की गई है और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। श्लोका साहित्य आपको बताना है, श्लोका साहित्य बताओ देंगे। श्लोका ये पूछा नहीं गया है, ये ध्यान रख लेना साथियों, 100% है ये प्रश्न एग्जाम में कभी भी आपसे पूछ सकता है किसी भी एग्जाम के अंदर। तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है और इसका ध्यान देना है, ठीक है। देखो श्लोका जो है ये साधारण पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लिखा गया है, जो कि साधारण जन साधारण की भावनाओं को आमजन तक पहुंचाना इसका मेन उद्देश्य रखा गया था। यानी कि ये साधारण पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लिखा गया है और इसकी जो उद्देश्य था जन साधारण की भावनाओं को आमजन तक पहुंचाना था, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। श्लोका साधारण पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लिखे गए और ये जन साधारण की भावनाओं को आमजन तक पहुंचाने का कार्य करे थे, ठीक है। और राव अमर सिंह रा श्लोका और अजमाल जी रा श्लोका इसके दो प्रमुख उदाहरण हैं, ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, असंगत युग्म आपको बताना है, बताओ। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय, बिसलदेव रासो नरपति नाल, हमीर रासो जोधराज, रतन रासो गिरधर आसिया, बताओ देखें। बिल्कुल इसके अंदर डी सही आंसर होगा, क्योंकि रतन रासो साथियों ध्यान रख लेना ये कुंभकर्ण के द्वारा लिखा गया था, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। बाकी तो पृथ्वीराज रासो तो चंद्रप्रदाय ने लिखा ही था, विशलदेव रासो नरपति नाल ने लिखा ही था और हमीर रासो की बात करें तो ये जोधराज ने लिखा ही था, ठीक है ना। जबकि गिरधर आसिया की बात करें तो इन्होंने किसको लिखा था, तो ध्यान रख लेना सगत रासो जो है गिरधर आसिया के द्वारा लिखी गई है, सगत रासो, तो ये भी आपको याद करना है, ठीक है ना। सगत रासो जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये गिरधर आसिया के द्वारा, रतन रासो कुंभकर्ण के द्वारा, ठीक है। चलिए ये रहे, रतन रासो के रचयिता कुंभकर्ण है और गिरधर आसिया ने केवल सगत रासो की रचना की है। पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय, विशलदेव रासो नरपति नाल और हमीर रासो जोधराज, ठीक है। चलो गज गुण रूपक और राज रूपक किस काव्य विधा के उदाहरण हैं। तो ये तो रूपक के ही होंगे ना, ठीक है। ये रचनाएं रूपक काव्य विधा का उदाहरण है। रूपक काव्य वे कृतियां हैं जो किसी वंश अथवा व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाती है, ठीक है ना। वेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, वेली किशन रुक्मणी, तो ये सभी को पता होना चाहिए, इसको अपन कई बार पढ़ भी चुके हैं। तो पृथ्वीराज राठौड़ इसका सही आंसर रहेगा। देखो भाई वेली किशन रुक्मणी वेली परंपरा की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध रचना है, जिसे बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है और इसे पांचवा वेद और साथियों 19वां पुराण भी कहा जाता है ना। वेली किशन रुक्मणी को पांचवा वेद और साथ ही 19वां पुराण भी कहा जाता है। ये कहा गया था किसके द्वारा, दुर्साहड़ा के द्वारा कहा गया था और जिसे लिखा था किसने, बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था, है ना, याद कर लेना। देखो विगत साहित्य का ऐतिहासिक महत्व मुख्य रूप से किस कारण है, क्योंकि साथ ही इसमें एक तो शासक और उसके परिवार और राज्य के क्षेत्र का वर्णन मिलता है जो इस इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, याद कर लेना। विगत साहित्य में इतिहास की दृष्टि से शासक, उसके परिवार, राज्य के प्रमुख व्यक्ति अथवा उनके राजनीतिक और सामाजिक व्यक्तित्व का विस्तृत वर्णन मिलता है, ये ध्यान रख लेना है। और इसके अंदर उपलब्ध आर्थिक आंकड़े इतिहास की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी रहे हैं, तो ये भी आपको याद करना है, ठीक है। 5 लड़के देख रहे हैं
लड़के लड़कियां, उनमें से सिर्फ कमेंट करने वाले एक ही है, मतलब प्रश्न एक को ही आता है, बाकी को नहीं आता। चलिए, भाटी केहर सिंह रोसिलो को किस प्रकार की साहित्यिक विधा है? तो ये सिलो का, ठीक है ना, ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। देखो, सिलो का शब्द है ना, जैसे कि नाम से ही प्रसिद्ध, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। और यह सिलो का विधा की रचना है। सिलो का जन साधारण की भावनाओं को व्यक्त करने वाली एक रचनाएं होती है, ठीक है, और ये साधारण पढ़े लिखे के लोगों के द्वारा लिखी गई है। राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल की कौन सी कविता एक समय जो है कवि सम्मेलनों की साथियों सर्वाधिक लोकप्रिय कविताओं में मानी जाती थी? कवि मेघराज मुकुल, तो ध्यान रख लेना, उसका नाम था साथियों सेनानी कविता थी, जो किसके लिए लोकप्रिय थी? कवि सम्मेलनों की सर्वाधिक लोकप्रिय एक ये कविताओं में से मानी जाती है, कवि मेघराज मुकुल, ठीक है ना। राजस्थानी कवि मेघराज मुकुल सेनानी कविता एक समय कवि सम्मेलनों में अत्यंत लोकप्रिय थी और कविता अपने ओज और वीर रस के लिए जानी जाती है, ठीक है। सत्यप्रकाश जोशी की 1960 ईस्वी में प्रकाशित काव्य कृति राधा का जो है मुख्य विषय क्या है, जो इस पारंपरिक राजस्थानी कविताओं से अलग करता है? बताओ देखे, यानी कि राधा को इसे पारंपरिक राजस्थानी कविताओं से अलग करता है। ध्यान रख लेना साथियों, राधा ने क्या किया था? युद्ध का विरोध किया था और शांति का संदेश दिया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोगों को याद करना है, ठीक है ना। जहां आम राजस्थानी कविताएं अक्सर युद्ध का जो गौरव गान है वो करती हैं, वहीं सत्य प्रकाश जोशी की जो कृति राधा है वो युद्ध के विरोध में खड़ी दिखाई देती है। और इसमें जो नायिका राधा है, इसके माध्यम से श्री कृष्ण को भयंकर युद्ध यानी कि महाभारत को टालने का संदेश दिया गया है। और यह मौलिक और गैर पारंपरिक सोच इसे जो है अन्य कृतियों से जो है विशिष्ट बनाती है ना, ये ध्यान रखना है। कन्हैयालाल सेठिया की भी प्रसिद्ध कृतियां कौन सी हैं, जिनमें एक को राजस्थान का जो है आदर्श गीत भी कहा जा सकता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये प्रश्न, 100% है, कई बार इसको पूछा भी गया है। कन्हैयालाल सेठिया, तो धरती धोरारी एक आता है साथियों, मिंजर और लील टांस। धरती धोरारी जो गीत है ये राजस्थान का एक आदर्श गीत है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना भाई। चलिए आगे देखो। कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी भाषा के मूर्धन्य कवि। उनका गीत धरती दोरारी इतना लोकप्रिय है कि इसे राजस्थान का आदर्श गीत कहा जा सकता है। इसके अलावा मिंजर और लीलटांस इसके प्रमुख काव्य संग्रह हैं और उनकी रचनाओं में सोई हुई आत्मा को जगाने की अद्भुत क्षमता भी है, ठीक है। देखो, मणि मधुकर की किस प्रसिद्ध कृति के लिए उन्हें जाना जाता है? मणि मधुकर, और ये ध्यान रखना, ये तो पटवार के अंदर पूछा भी गया था। अभी पटवारी 2025 का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर इस प्रश्न को पूछा गया था, पग फेरो, सॉरी पटवारी नहीं, इसको पूछा गया था फोर्थ ग्रेड के अंदर, है ना, फोर्थ ग्रेड में, सॉरी फोर्थ ग्रेड में इस प्रश्न को पूछा गया था। बताओ, ये प्रश्न अगर आप नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको प्रश्न गलत होंगे। सोचती गेट और पग फेरो, है ना, ये मणि मधुकर की है। सोचती गेट और पग फेरो शामिल है इसके अंदर, ठीक है ना। बिल्कुल, सोई हुई आत्मा को जगाएंगे, सोई हुई आत्मा ही देख रही है और क्या है, जगी हुई आत्मा आंसर दे रही है। चंद्र प्रकाश देवल की प्रमुख रचनाओं का सही समूह कौन सा है? एक तो पागी है, कावड़ है और मार्ग है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पागी, पागी कावड़ और मार्ग, मार्ग, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चंद्र प्रकाश देवल जो है आधुनिक राजस्थानी साहित्य के प्रमुख कवि हैं। उनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं पागी कावड़ और मार्ग है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये रचनाएं 7वें दशक के बाद आधुनिक दौर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी साहित्यिक पत्रिका 7वें दशक के मध्य तक प्रकाशित नहीं हो रही थी? वो कौन सी कृतियां हैं? देखो, मरुवाणी और जलभौम तो थी, ठीक है, लाडेसर हरावल ये भी थी, दीट और चामल ये भी थी, बाकी सरस्वती और हंस, ध्यान रख लेना ये हिंदी पत्रिकाएं हैं, ये साहित्यिक पत्रिकाएं नहीं हैं, ठीक है ना। जिन राजस्थानी साहित्य पत्रिकाओं का उल्लेख है वो है मरुवाणी, जलभौम और जानकारी, ओड़मो, लाडेसर हरावल, राजस्थानी इसरलाट, राजस्थानी एक हेलो, दीठ, चामड़ और अपरंच। जबकि सरस्वती और हंस क्या है, हिंदी की क्या है, ये पत्रिकाएं हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। देखो, हरीश भादानी की प्रसिद्ध रचना बाथा में भूगोल
के साथ उनकी अन्य कृति का उल्लेख मिलता है। यानी कि हरीश बादाणी की जो प्रसिद्ध रचना है बाथा में भूगोल, इसके साथ उनकी अन्य कृति का उल्लेख मिलता है। तो वो कौन सी कृति है? बोले शरणार्थो, बताओ। बोले शरणार्थो है ना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो हरीश बादाणी की दो प्रमुख रचनाओं का उल्लेख गद्यांश में किया गया है, इनके बोले शरणार्थो और बाथा में भूगोल। ठीक है, रिंद्रोही नामक काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? रिंद्रोही, रिंद्रोही, तो इसके कौन है? अर्जुन देव चारण है, ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। रिंद्रोही आधुनिक राजस्थानी कवि अर्जुन देव चारण की प्रसिद्ध रचना है। देखो, मालचंद तिवारी की रचना की बात करें तो की उतरियो है आबो, ठीक है, की उतरियो है आबो, ये मालचंद तिवारी की रचना है। जबकि तेज सिंह जोधा की जो रचना है वो है कटई की विंगो है ना, कटई की वेगो है। और पारस अरोड़ा की कौन सी है? तो जुड़ाव है ना, पारस अरोड़ा की जुड़ाव है। तेज सिंह जोधा की कटई वेगो है, और मालचंद तिवारी की रचना है की उतरियो है आबो। ठीक है, की उतरियो है आबो। आधुनिक राजस्थान की कविता का पहला दौर किस समय तक माना जाता है? बताओ देखें। तो ये माना जाते हैं 7वें दशक के मध्य तक। ठीक है, चलिए, मालचंद तिवारी की किस रचना का उल्लेख किया गया है यहाँ पर? तिवारी की रचना कौन सी है, ये से लिखो ना, बताओ। मालचंद तिवारी की जो रचना है ये आपको बताना है। अभी पढ़ाई था ने अपने, की उतरियो है आबो। ठीक है, चलो। राजस्थानी भाषा का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे माना जाता है? राजस्थानी भाषा का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे माना जाता है? बिल्कुल शवचंद्र भरतिया, शिवचंद्र भरतिया को। ये तो ध्यान रख लेना, पटवार के अंदर पूछा गया था, पटवारी 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है ये देख लो, सारे प्रश्न यहीं से बनते हैं। अभी आगे और बताऊंगा मैं आपको, है ना। शिवचंद्र भरतिया को राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जा सकता है। इन्होंने राजस्थानी गद्य साहित्य की नींव रखी और इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है। विजयदान देथा की प्रसिद्ध कृति बातारी फुलवारी कुल कितने खंडों में विभक्त है? तो 14 खंडों में विभक्त है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विजयदान देथा की अमर कृति बातारी फुलवारी को कुल 14 खंडों में प्रकाशित किया गया है। ठीक है, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचनाओं का सही समूह कौन सा है? देखो, यहाँ से भी जो है पटवारी के अंदर प्रश्न पूछा गया था, पटवारी 2025 के अंदर यहाँ से प्रश्न पूछा गया था, ये भी आप लोगों को याद करना है। ठीक है ना, देखो मांजल रात, अमोलक वाता और मूमल, ये ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा इसका। क्योंकि अमोलक वाता जो है ये पटवारी के अंदर पूछा गई थी कि ये किसकी रचना है, तो ये रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की है। ठीक है, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने राजस्थान के अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक सांस्कृतिक गरिमापूर्ण कहानियां लिखी है ना। और इनकी प्रमुख रचनाओं में एक तो है मांजल रात, अमोलक वाता, और एक आती है मूमल साथियों, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, और केरे चकवा वात। ये इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। मांजल रात है, अमोलक वाता है, मूमल है, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा है, और केरे चकवा वात, ये रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की ये रचनाएं हैं। ठीक है, विजयदान देथा की किस कृति पर अमोल पार्लेकर के द्वारा निर्देशित फिल्म पहली का निर्माण किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ध्यान रख लेना इसको। तो इसका सही आंसर रहेगा दुविधा, याद कर लेना आप लोग। ठीक है, विजयदान देथा की प्रसिद्ध कहानी दुविधा पर ध्यान रख लेना, पहली नामक फिल्म का निर्माण हो चुका है, और इस फिल्म काफी चर्चा में भी रही थी, और इसको ऑस्कर के लिए भी भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजी गई थी, है ना। ठीक है, देखो यादवेंद्र शर्मा चंद्र के प्रमुख उपन्यासों में से एक हूँ गोरी किरण पीवरी के अलावा कौन से उपन्यास प्रसिद्ध हैं? तो यादवेंद्र शर्मा के ध्यान रख लेना, हूँ गोरी किरण पीवरी के अलावा भी ध्यान रखना, एक तो जोग संजोग है, इसके साथ चांदा सेठानी है,
ये इसके प्रमुख उपन्यास है, ध्यान रख लेना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, ये तो ध्यान रख लेना ये किसके हैं, ये तो रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के है ना, कुमारी चुंडावत, चुंडावत के हैं, ठीक है ना। इसके तो कौन कौन से आते हैं, अमोलक वाता, मूमल, केरी चकमावात, ठीक है। चलो, यादवेंद्र शर्मा के प्रमुख उपन्यासों में हूँ गोरी, किण पीवरी के साथ साथ जोग संजोग और चंदा सेठानी भी अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इसके बाद उनकी कहानियों में एक तो आता है जमारो और एक समंद अर्थार संग्रह का संकलन है। ध्यान रख लेना, जमारो यादविंदर शर्मा की है, समंद अर्थार ये भी यादविंदर शर्मा की है ना। जबकि जोग संजोग चांदा सेठानी और हूँ गोरी किण पीवरी ये इनके प्रसिद्ध हैं उपन्यास हैं, ठीक है। देखो, आबे पटकी और दोहरा रोदोरी उपन्यास के लेखक कौन है। आबे पटकी दोहरा रोदोरी जो उपन्यास है इसके लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके कौन, बताओ देखे, नथमल जोशी हो जाएंगे क्या भाई। तो ध्यान रखना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा नथमल जोशी, ठीक है। चलिए, आभे पटकी धोरारो धोरी प्रसिद्ध राजस्थानी साहित्यकार नथमल जोशी के उपन्यास है ना। और उनका एक अन्य प्रसिद्ध उपन्यास एक बीननी दो बीन भी है नथमल जोशी के, और साथ ही परण्योड़ी कमारी इनका कहानी संग्रह है ना। एक बीननी दो बीन नथमल जोशी, आबे पटकी धोरारो धोरी ये भी नथमल जोशी का है, जबकि परण्योड़ी कंवारी ये कहानी संग्रह किसका है, ये भी नथमल जोशी का है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह साथी विजयदान देथा का नहीं है। देखो, जमारो इसका नहीं है, क्योंकि जमारो साथियों किसका है, ये यादवेंद्र शर्मा का जो है, यादवेंद्र यादवेंद्र जो है शर्मा का है, कहानी संग्रह है ना। जबकि अंतराल, सपन प्रिया और अलेकु हिटलर ये इसके ही हैं, विजयदान देथा के ही हैं, ठीक है। देखो, जमारो जो है यादवेंद्र शर्मा का है, इसका कहानी संग्रह है, ठीक है ना। विजयदान देथा के प्रमुख कहानी संग्रहों के अंदर द्विविधा आती है, उलझन आता है, अलेकु हिटलर आता है, सपन प्रिया और अंतराल ये शामिल है, ठीक है ना। ये थोड़ी सी बातें आपको याद रखनी है। विजयदान देथा, द्विधा, उलझन, अलेकु हिटलर, सपन प्रिया और अंतराल ये सब चीजें शामिल है। देखो, चौधराइन की चतुराई किसकी लोकप्रिय कृति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चौधराइन की चतुराई ये किसकी है बताओ, तो ये भी मेरे हिसाब से विजयदान देथा की होनी चाहिए, ठीक है ना। बी वाला एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। चौधराइन की चतुराई विजयदान देथा की एक बेहद पसंद की जाने वाली कृति है, और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो भी साथियों लोक कथाओं और राजस्थानी संस्कृति पर ही आधारित है, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद देखो, केरे चकमावात और गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा कृतियों का संबंध किस लेखिका से है। लगा लो, रामबाण प्रश्न है, कभी भी एग्जाम में टपक सकता है। केरे चकमावात, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, इसके साथ साथ याद कर लेना मुमल, इसके साथ बात कर लेना अमोलक वाता, ठीक है। ये सब किसकी हैं बताओ देखें, गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा, केरे चकमावात, मुमल, अमोलक वाता, तो ये रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की ये है कृतियां हैं, ठीक है, बिल्कुल। चलो भाई आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजस्थानी कहानीकार नहीं है। मीराबाई ये भक्ति काल से संबंधित है, ठीक है। चलिए, बीकानेर से प्रकाशित साहित्यिक जो पत्रिका यानी कि वातायन के संपादक कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनकी बीकानेर से प्रकाशित साहित्यिक जो पत्रिका है वातायन, इसके संपादक कौन है बताओ। हरीश भादानी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरीश भादानी बिल्कुल, ठीक है। बीकानेर से प्रकाशित होने वाली प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका वातायन का संपादन हरीश भादानी ने किया था, और इस पत्रिका ने राजस्थानी और हिंदी साहित्यकारों को एक महत्वपूर्ण मंच भी प्रदान किया है, ठीक है। देखो, संबोधन नामक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन राजस्थान के किस स्थान से होता था, और इसके संपादक कौन थे बताओ देखें। संबोधन नामक साहित्यिक जो पत्रिका है इसका प्रकाशन राजस्थान के किस स्थान से होता था, और इसके संपादक कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान रख लेना है। तो कांकरोली राजसमंद से इसका तो प्रकाशन होता था, और कमर मेवाड़ी साथियों इसके संपादक थे, ये ध्यान रख लेना है। संबोधन की अगर मैं बात करता हूं, देखो संपादक की बात करें, संपादक तो था कमर मेवाड़ी,
ठीक है। और प्रकाशन की बात करते हैं तो प्रकाशन कहाँ से होता था इसका? प्रकाशन होता था कांकरोली राजसमंद से, कांकरोली राजसमंद। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये रही। ठीक है, कांकरोली राजसमंद से इसका प्रकाशन होना, और संपादक कमर मेवाड़ी थे। ठीक है, चलिए। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की जो मुख्य पत्रिका है इसका नाम क्या है? राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में है। और इसके द्वारा कौन सी पत्रिका जो है वो प्रकाशित की जाती है, बताओ। इसके द्वारा मधुमती जो है पत्रिका है वो प्रकाशित की जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान साहित्य अकादमी पत्रिका का नाम क्या है? मधुमती है। 100% एग्जाम में पूछी जाती है। इस पत्रिका ने राजस्थान में साहित्यिक वातावरण बनाने का महत्वपूर्ण योगदान दिया, जबकि जागती ज्योत जो है यह पत्रिका राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति जो अकादमी है बीकानेर की, उसके द्वारा यह पत्रिका लॉन्च की जाती है, यानी कि प्रकाशित की जाती है, जागती ज्योत। ठीक है ना, जबकि मधुमती राजस्थान साहित्य अकादमी। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका है वो कौन सी है? तो वो आपके ध्यान रख लेना, जागती ज्योत है। ठीक है, बीकानेर स्थित राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, और यह राजस्थानी भाषा की एक प्रमुख पत्रिका है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी कि पत्रिका संपादक यानी कि प्रकाशक असंगत है, यह आपको बताना है। देखो, लहर इसके प्रकाशक कौन है? तो प्रकाश जैन है। कविता की बात करें तो भागीरथ भार्गव है। संप्रेषण की बात करें तो चंद्रभानु भारद्वाज है, जबकि मरुवाणी के सत्य प्रकाश जोशी नहीं है। इसके जो संपादक हैं वो है कवि चंद्र सिंह है। ठीक है ना, कवि चंद्र सिंह है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, मरुवाणी पत्रिका की स्थापना कवि चंद्र सिंह ने की थी, और सत्य प्रकाश जोशी का संबंध किससे है? हरावल पत्रिका से है। ठीक है ना, सत्य प्रकाश जोशी का संबंध हरावल पत्रिका से है। और लहर के जो है प्रकाशक कौन है? प्रकाश जैन है। कविता के भागीरथ भार्गव है, और संप्रेषण के चंद्रभानु भारद्वाज है। ठीक है, देखो, मधु माधवी पत्रिका का संपादन किसने किया था? मधु माधवी जो पत्रिका है इसका संपादन साथियों किसने किया था? तो इसका संपादन किया था नलिनी उपाध्याय ने, है ना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। यह भी 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेना आप लोग। यानी कि मधु माधवी पत्रिका का संपादन नलिनी उपाध्याय ने किया था। इसके साथ ही चंद्रभानु भारद्वाज के द्वारा संपादित संप्रेषण ने भी साहित्यिक वातावरण में निर्माण योगदान दिया था, है ना। अजमेर से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका यानी कि लहर के संपादक कौन थे? लहर के संपादक कौन थे, बताओ देखें। तो वो प्रकाश जैन थे। अपन पीछे पढ़ के आए इसको तो। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा। देखो, अजमेर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका लहर है, और इसके संपादक कौन है? प्रकाश जैन है। तो लहर जो पत्रिका है ये कहाँ से प्रकाशित होती है साथियों? तो ध्यान रख लेना, ये अजमेर से प्रकाशित होती है, और इसके जो संपादक हैं वो प्रकाश जैन थे। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। कवि चंद्र सिंह के द्वारा स्थापित पत्रिका का नाम क्या है? कवि चंद्र सिंह के द्वारा जो स्थापित पत्रिका है उसका नाम क्या है, बताओ देखें। मरुवाणी, याद करना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है। देखो, कवि चंद्र सिंह ने मरुवाणी नामक पत्रिका की स्थापना की। राजस्थानी भाषा की प्रमुख पत्रिकाओं में से ये एक मानी जाती है। ठीक है, देखो, इसकी बात करते हैं। ओळी पत्रिका का संबंध किस साहित्यकार से है? ओळी पत्रिका जो है इसका संबंध किस साहित्यकार से है? तो इसका संबंध है साथियों किशोर कल्पनाकांत से है। ओळी किशोर कल्पनाकांत। ठीक है, यानी कि जो ओलियो पत्रिका है इसका संपादन कौन करते हैं? किशोर कल्पनाकांत ने किया था, और यह राजस्थानी भाषा की उन पत्रिकाओं में शामिल है जो साहित्य को समृद्ध किया है। ठीक है, भरतपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका और के जो संपादक हैं वो कौन थे? और जो पत्रिका थी इसके संपादक कौन थे? विजेंद्र थे। और ये जो है ये कहाँ से प्रकाशित होती हैं? तो ये भरतपुर से प्रकाशित होती हैं, ये ध्यान रखना है ना। देखो, भरतपुर से प्रकाशित पत्रिका और का जो संपादन है वो विजेंद्र ने किया। ठीक है,